नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। देश में 545 लोकसभा सीटों के लिए लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इनमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटें भी शामिल हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद सवाल जवाब होना लाजमी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। दोनों एक दूसरे की बातों को भी याद दिला रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल को याद करा रही है बीजेपी और बीजेपी के कामों को लेकर बात कर रही है कांग्रेस की। आखिर किसने क्या किया, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। दोनों ही पार्टियों का मैनिफेस्टो सामने, जिसमें बीजेपी को लेकर भी अब बात होने लगी है। जी हां, तो लोकसभा के लिए अगर बात करें तो हम छत्तीसगढ़ की 11 सीटें लोकसभा में भी शामिल हैं और ये तय भी करती हैं कि आखिर, क्योंकि 11 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सीटों का, इस पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों के बीच दिल्ली में कोई भी दंगल होता है तो उसकी भनक यहां भी यानी छत्तीसगढ़ में भी सुनाई देती है। कांग्रेस ने जब जन आवाज के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया तो भी छत्तीसगढ़ में दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था और अब बीजेपी ने सोमवार को जब अपना संकल्प पत्र जारी किया तो भी सियासत रही। हालांकि यहां 23 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन जनता के मूड को अपने फेवर में करने के लिए फाइट होना लाजमी है। इसलिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। तो ऐलान पर घमासान के बीच ये छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है कि उसे जन आवाज पर भरोसा करना है या फिर देखा जाए तो बीजेपी को फिर मौका देना है। दरअसल इसका नाम घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र लिखना था। एक और कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश के करोड़ों लोगों के विचारों का समावेश है। भाजपा का घोषणा पत्र सिर्फ एक आदमी के मन की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने जब छत्तीसगढ़ के अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कह के जारी किया था, उस समय एक भी बात को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया था। संकल्प पत्रों के साथ छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। जितना भी घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, वो महज एक छलावा रहा। छत्तीसगढ़ राज्य में भी देखिए, जो घोषणा पत्र के आधार पर उन्होंने चुनाव जीता, सत्ता प्राप्त किया, उसका क्या हुआ? आधा अधूरा कर्ज माफी, ना शराबबंदी, ना बिजली बिल हाफ हुआ, एक उसको भी लिमिट कर दिया गया 400 यूनिट तक। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के प्रपंच है, जिसको ये जन घोषणा पत्र कह रहे हैं। हमने जो घोषणा पत्र लाया है, ये संकल्प है। ये संकल्प है देश को समृद्धशाली बनाने की ओर। ये संकल्प है देश की अखंडता को लेकर, ये देश की सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर संकल्प है, डेवलपमेंट को लेकर संकल्प है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, यह जनता के लिए समर्पित घोषणा पत्र है और निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश और देश की जनता ने इसको हाथों हाथ लिया है। तो आपने सुना दोनों ही प्रवक्ताओं को। कांग्रेस का कहना है जुमला है, एक आदमी के या फिर एक शख्सियत के मन की बात है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी का कहना है कि जनता ने इस संकल्प पत्र को हाथों हाथ लिया है। इसी मुद्दे को हम और भी समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे ही मैनिफेस्टो सामने आते हैं ये तय हो जाता है कि पार्टियां किन मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, तब भी सवाल जवाब हुए थे और अब बीजेपी का संकल्प पत्र आया है तो भी कहां लोग पीछे रहने वाले हैं, इसी को लेकर हम समझ लेते हैं। अनिल जी हमारे छत्तीसगढ़ हेड हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल जी, किस तरह से देखते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में अब मैनिफेस्टो का रोल, कहां आप देख रहे हैं? क्योंकि मैनिफेस्टो जो बीजेपी का है उसमें कई वादे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ वादों को रिपीट किया गया है। क्या 5 साल में उन वादों को पूरा नहीं कर पाई केंद्र की सरकार? राज्य में तो वैसे ही बीजेपी की सरकार रही 15 साल और उसके बाद अभी तक अगर वादे पूरे नहीं हुए हैं तो कैसे जनता भरोसा करेगी? कांग्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस ने जो कवर पेज दिखाया है उसमें जनता दिख रही है, यानी एक जन सैलाब दिख रहा है। तो ये अलग अलग मैसेज देने की कोशिश की गई है। वहां की जनता का मूड परखने की कोशिश करें तो वहां की जनता की नब्ज क्या कहती है मैनिफेस्टो को लेकर? 50 साल का यदि इतिहास देखें, ये लोकसभा चुनाव हो रहा है जी। 50 साल पहले 1970 में कांग्रेस ने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में जो है देश की आधी आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे में है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लगभग 25 लाख लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे में रह रहे हैं और बीपीएल कार्ड से उन्हें चावल और दाल मिलता है जी। और इसके अलावा बेरोजगारी की बात करें, यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, परंतु कितने लोगों को नौकरी मिली?
आज की स्थिति में जो है वो करोड़ों लोग बेकार हैं, बल्कि कई लोगों की नौकरी छिन गई। नोटबंदी का मामला हो और चाहे जीटीएस का मामला हो, महंगाई भी बढ़ी है, नोटबंदी में भी लोग व्यापार चौपट हो गया और लोग बेरोजगार हो गए। तो पब्लिक के पास जो है जो विकल्प सीमित हैं, ये या तो कांग्रेस है या बीजेपी है। राष्ट्रीय स्तर पे दो ही पार्टियां हैं, कभी इसको चुनते हैं और कभी इसको चुनते हैं, और दोनों पार्टियां जनता के साथ छलावा करती हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास अनिल जी। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आदि टीवी में आपका। जी नमस्कार। संजय श्रीवास्तव जी, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उसको भी लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, हमने देखा। आपका मैनिफेस्टो आया है उससे भी बहुत ज्यादा खुश कांग्रेस ही नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब संकल्प पत्र जारी किया है उनमें कई मुद्दों को हम देखते हैं, कई मुद्दे वही हैं जो पहले आपने दिए थे, कुछ थोड़ा उसमें चेंजेस किया है। तो कैसे आप समझ रहे हैं, बहुत ही सीरियसली मैं ये सारी चीजें समझना चाहती हूँ वाकई, तो कैसे आप समझ रहे हैं कि जनता उन्हीं मुद्दों पर वापस आपको वोट देगी? नहीं देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी अपने संकल्प पत्र को लाती है ये कोई लुभावना या सरकार बनाने के लिए या लोगों को भ्रमित करके हम तत्काल सरकार बना लें और सरकार बना लें, इस विषय के लिए नहीं होता है। हम हमेशा से जिन कामों को हम 5 सालों में कर सकते हैं उन कामों को हम लेकर आते हैं, और शायद वही गलती लगता है संपर्क टूट गया है हमारा। एक बार फिर से कोशिश करेंगे संजय जी से बात करने की। तो साफ है कि जनता के बीच पहुंचने के लिए झूठे वादे नहीं करते हम, अब तक यही संजय सर की बातों से मैंने समझा है। अनिल जी मैं लौटती हूं आपके पास। सुशील शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, मैं पहले उनसे बात कर लूं, फिर मैं अनिल जी आपसे भी आगे चर्चा करूंगी। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुनील जी बहुत स्वागत है आदि टीवी में आपका। जी धन्यवाद। सुशील जी जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा, आपका मैनिफेस्टो जब आया, अब बीजेपी का है, तो आप उसे जुमला बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का को दरअसल घोषणा पत्र जारी करने का कोई नैतिक हक ही नहीं बनता है। जो 2014 में उन्होंने वायदे किए थे उसे तो पूरा नहीं किया। 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जी। आपने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, अभी तक 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। एसोचैम के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 4.5 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं 5 सालों में, और आपने इस घोषणा पत्र में रोजगार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला कि युवाओं को रोजगार देंगे। आपने 2014 में बोला था कि किसानों के उनकी उपज का दुगुना लागत देंगे, स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे। इस बार आपने किसानों के उपज के बारे में कुछ नहीं बोला। आप बोलते हैं क्रेडिट कार्ड में जो लोन मिलेगा 1 लाख रुपए, उसमें 5 साल तक ब्याज नहीं लिया जाएगा। इससे थोड़ी किसानों को फायदा होगा, उनकी उपज का भरपूर समर्थन देना चाहिए। आप जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है जनसंघ के जमाने से, तब से आप 370 की बात करते थे। आपने 5 साल में उस बारे में कुछ नहीं किया, फिर 370 का जुमला देकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बोला था कि राम मंदिर बनाएंगे, आपने 4 चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से लेके आज पूर्ण बहुमत तक पहुंच गई, और अभी भी बोलते हैं कि राजनाथ सिंह राम मंदिर के लिए संभावनाएं तलाशेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, इसको जनता इस पर भरोसा नहीं कर रही। आपकी पार्टी का क्या मत है राम मंदिर को लेकर? देखिए कांग्रेस पार्टी का मत ये है, कांग्रेस पार्टी शुरू से चाहती थी कि इसका कोई संवैधानिक हल निकलना चाहिए, दोनों पक्षों को बीच में बैठा के देश की सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए। ऐसा कुछ आपके भी मैनिफेस्टो में नहीं था ना? ठीक है, मैं लौटती हूं। हमारा एजेंडा नहीं था मैडम, हमारा एजेंडा नहीं था। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा नहीं था कि अमुक मस्जिद बनेगी, अमुक मंदिर बनेगा। नियत बताइए ना, नियत बताइए, एजेंडा मत बताइए, नियत बताइए। अगर दूसरी पार्टी कर रही है तो आपका स्टैंड क्या है उस पर, ये मैं पूछना चाह रही थी। हमारा स्टैंड हमने कभी इसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक खेती करने की कोशिश नहीं की। हमने राम मंदिर के नाम पर देश की जनता को ठगने का प्रयास नहीं किया। देखिए सुशील जी सुनिए ना, हमने राम मंदिर के नाम मैं समझ गई आपकी बात को, क्योंकि मेरे डिबेट का आज ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है तो इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहती। संजय जी मैनिफेस्टो को लेकर बात हो रही है, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से वापस जुड़ गए। संजय जी मैनिफेस्टो को लेकर हम बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है आपके मैनिफेस्टो में वापस से आपने टॉपिक को मेकअप किया है और लॉन्च किया है। देखिए हमने 5 वर्ष पहले जो हमने संकल्प पत्र में विषयों को लाया था, उन विषयों को 5 वर्षों में हमने आगे बढ़ाया है। अब उन विषयों को हम छोड़ नहीं सकते, उन विषयों को हम फिर से एक बार आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा एक संकल्प पत्र होता है, ये कांग्रेस की तरह कोई धोखा पत्र या केवल एक भ्रमित करके लोगों को हम केवल सरकार बनाने के लिए भ्रम में डालें, ये सब बीजेपी में
कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है संजय सर के फोन में, हम कोशिश करेंगे कि उसको चेक कर पाएं। अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने, वो हमारे छत्तीसगढ़ हेड है। अनिल जी, ये तो बात हो रही है मैनिफेस्टो की, लेकिन आरोप वापस यही लग रहे हैं कि आपने कुछ नया उसमें, कहते हैं कि अगर छोटी सी भी आप चीज अगर मार्केट में बेचने जाते हैं और उसकी पैकिंग अच्छी होती है तो छोटी सी चीज की भी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल सा जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें एक ही फोटो दिख रही है। इस बार फोटो भी जो कवर पेज है उसमें भी मुरली मनोहर जोशी जी गायब है, आडवाणी जी गायब है और सिर्फ 4 नेता मंच पर भी दिखे हैं, फोटो में तो एक ही दिख रहा है। अब ऐसे में कंपेयर करना तो लाजमी हो जाता है, अंदर के मुद्दों को भी कंपेयर करना लाजमी हो जाता है, और जब मुद्दे वही हो तो जनता आखिर एक बार फिर से 5 सालों के लिए कैसे विश्वास करे? भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, उनके कार्य पे ही चुनाव लड़ रही है, इसमें दो मत। उनके नेता भी अनेक बार इसी बिंदु को कह चुके हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ स्तर की बात कही जाए तो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में 5 साल मोदी जी की सरकार थी, परंतु बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई भी ना कारखाना खोला गया, ना कोई प्लानिंग की गई, ना कोई योजना की गई। किसान आत्महत्या करते रहे, ना कर्जा माफी की गई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार ने सार्थक पहल नहीं की। अब ऐसे में जिस पहल की इंतजार जनता कर रही है, क्या लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जैसे ही भूपेश साहब ने अपनी कुर्सी संभाली कहीं ना कहीं सिग्नल्स मिले, भले ही अब वो आरोप ये लग रहे हों कि कर्जा माफ नहीं हुआ है, 400 यूनिट हम बिजली की अब बात कर रहे हैं, पहले बिजली बिल हाफ करने की बात की गई थी, लेकिन उनके जो कदम आगे बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता में थोड़ा सा फर्क तो दिखाई दिया है। जो वोटर बीजेपी का है वो भी थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, वहां की जनता का मूड क्या है? अनिल जी। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि मोदी वर्सेस भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के बीच ही चुनाव हो रहा है। एक और बघेल जी का चेहरा है और दूसरी ओर जो है मोदी जी का चेहरा है, क्योंकि 6 अप्रैल को जो बालोद में सभा थी, मोदी जी राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर सिर्फ राज्य सरकार की खामियों को गिना रहे थे कि कर्जा माफ नहीं हुआ या फिर लोगों को नौकरी नहीं मिली या अन्य मुद्दों पर ही चर्चा कर रहे थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह विधानसभा चुनाव है, कोई लोकसभा चुनाव नहीं है, जबकि ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनाव हो रहा था और इसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए थी, केंद्र प्रधानमंत्री को रखना चाहिए था कि हम छत्तीसगढ़ को क्या देने वाले हैं, क्या कोई कल कारखाना देंगे जिससे हजारों लोगों को नौकरी मिल सके। छत्तीसगढ़ में 20 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं, परंतु इसके संबंध में प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द कहना भी उचित नहीं समझा। सुशील जी, क्योंकि हम 5 सालों की अगर बात करें तो आपके पिछले 55 साल भी टटोलना जरूरी हो जाता है कि आपने क्या किया। ये मुद्दे जिसको लेकर केंद्र में मोदी की सरकार आई थी, ये नए मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे पुराने हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तब भी रखा और अब भी रखा। ऐसे में 55 साल आपके वर्सेस 5 साल मोदी के। जी निसंदेह, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि आज देश इस स्थिति में पहुंचा है तो उसमें कहीं न कहीं पिछली सरकारों का योगदान है। भले नरेंद्र मोदी मंच से कितना भी करें, लेकिन देश की जनता बिगड़ गई, मतलब आपका कहना ही है 5 सालों में जिन चीजों को इन्होंने, हमने देखिए हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और सरकार समय समय पर उस प्राथमिकता, जब देश में पहली सरकार बनी थी तो उसकी पहली प्राथमिकता थी कि इस देश के लोगों को भरपेट भोजन कैसे मिले, इस देश में किस प्रकार से अन्न का उत्पादन किया जाए। बाद में सरकार की प्राथमिकता बनी कि कैसे हरित क्रांति लाया जाए, बाद में सरकार की प्राथमिकता आई कैसे श्वेत क्रांति लाई जाए, बाद में सरकार की प्राथमिकता आई कि कैसे किस प्रकार से शिक्षा को बढ़ाया जाए। जब देश आजाद हुआ था तब इस देश में लिटरेसी का परसेंट 11% था और आज लिटरेसी। ठीक है सुशील जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। गौरी शंकर श्रीवास जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। श्रीवास जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार। नमस्कार श्रीवास जी, आपके मैनिफेस्टो को लेकर मामला गर्म हो गया है, सियासत गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में, कहा यह जा रहा है मुद्दे रिपीट किए हैं, बस मेकअप कर दिया है। देखिए, बहुत ही दुख के साथ मेरे को नाती चैनल के माध्यम से बताना पड़ रहा है कि दंतेवाड़ा में भाजपा के एकमात्र विधायक भीमा मंडावी जी की नक्सलियों ने हत्या कर दी है और मैनिफेस्टो एक तरह आज भाजपा के लिए बड़ी दुख की बात है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है और कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा भयभ्रांत हो गई इस चुनाव में कि नक्सलियों ने हमारे एकमात्र विधायक बस्तर क्षेत्र के उसकी हत्या कर दी है। अब मैं मैनिफेस्टो पे आता हूँ।
हमारा जो घोषणा पत्र है इसमें सभी वर्गों को हमने साथ लेकर चला है, किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष को नहीं लिया है। और ये राष्ट्रवाद, अखंड भारत की ओर ले जाने वाला एक बहुत ही सशक्त तरीके से हमने इस घोषणा पत्र को आप सभी के माध्यम से सामने लाया है। जो घोषणा पत्र होता है किसी पार्टी का, वो उस पार्टी का विजन होता है, रोड मैप होता है। निश्चित तौर पर उसमें समय, परिस्थिति को, हालात को देखकर संशोधन होते हैं। हमारा जो विजन है उसको हमने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से दिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का क्या विजन है, इस घोषणा पत्र के माध्यम से हमने भी देख लिया है। किस तरीके से देशद्रोह की बात, जो धाराएं को खत्म करने की बात हो रही है, कश्मीर में शांति फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी का जो चरित्र रहता है वो उस पार्टी का आईना मैनिफेस्टो के माध्यम से दिख जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र लाया है वो इस बात का सूचक है कि राष्ट्र को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है, सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है, न्याय की बात कर रही है। और ये न्याय जो बात लेकर आया न्यूनतम वेजेस वाला, ये मात्र वोट बैंक, वोट बटोरने की बहुत बड़ी साजिश है इनकी। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। योजना आयोग को अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अगर ये व्यवस्था भारत देश में लागू होती है तो देश कितना पीछे जाएगा। ये देश को बेचने को तैयार है, देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है, इनको सत्ता चाहिए। उस हालात में किसी भी चीज समझौता कर लेंगे। श्रीवास जी, ये इसको जुमला भी कहा जा रहा है, और जुमला इसलिए कहा जा रहा है, वो पॉइंट्स में पढ़ लेती हूँ जो आपके मैनिफेस्टो में यानी संकल्प पत्र में आपने 2019 के चुनाव के लिए दिए हैं। 2022 तक किसान की आय दोगुनी, ये हमारे मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ दोनों ही जब सीएम रहे थे रमन साहब और शिवराज, ये तब भी यही कहते थे कि किसान की दोगुनी आय करने का काम हम करेंगे। 6,000 रुपए आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। किसान क्रेडिट कार्ड चल रहा था, अब आपने लोन की बात कर दी, अच्छी बात है। प्रत्येक गरीब परिवार के लिए पक्का मकान, करोड़ों में मकान बनाने की बात करते हैं, अभी तक बन नहीं पाए 5 साल में। देखिए, जुमला तो सबसे बड़ा पूरे सदी का था, गरीबी हटाओ। जो इंदिरा गांधी जी ने कहा था, राजीव गांधी जी का था, अब राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनाव के समय इनको गरीब 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 याद आते हैं, किसान किसान याद है। हमने जो बात कही थी उसको हमने सार्थकता प्रदान की है। हमने किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को मानने की बात की थी, हमने किया। आपने देखा होगा धान का जो था एमएसपी का रेट क्या हुआ, 200 रुपए पिछले बार हमने बढ़ाया है। दलहन तिलहन में 600-900 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद भी जो आपने कहा था वहां तक आप पहुंचने से थोड़ा सा कम जरूर रह गए थे। मैं लौटती हूँ आपके पास श्रीवास जी। चुनाव में हार जीत अलग विषय होती, बात नियत की होनी चाहिए। हमारी जो सरकार की जो नियत थी किसानों के लिए स्पष्ट थी। हमने किसान सम्मान निधि भी इसलिए लाया ताकि किसान समृद्ध हो। तो फिर किसान ने इतनी बुरी हार क्यों दिखा दी आपको छत्तीसगढ़ में? आखिर वोटरों ने इतना बड़ा फिर क्यों निर्णय ले लिया छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में? इसकी भी तो समीक्षा होनी चाहिए। 15 साल से हम सत्ता में थे, उसके बहुत सारे कारण थे। एंटी इनकम्बेंसी थी, विधायक जो पार्टी में टिकट दिया गया वो मामला था, लगातार कार्यकर्ताओं की जो भी बातें थी वो सबके सामने है। और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जिसमें कर्ज माफी की बात की हमने नहीं कही, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश का वो किसान है जो पूरे भारत देश में कर्ज बटाने में अव्वल नंबर है। आज राज्य की क्या स्थिति देखिए आप, महज तीन महीनों में पूरे प्रदेश को कर्ज में डाल दिया गया है। ये शासन चल रहा है, गुंडागर्दी व्याप्त हो गया है। आज देखिए हमारे विधायक की मौत हो गई है, इससे बड़ी बात इस राज्य सरकार के लिए क्या हो सकती है? लौटती हूँ आपके पास। सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। सुशील जी, श्रीवास जी ने कई सारे आरोप लगा दिए। अभी हाल ही में उनके विधायक की हत्या का मामला भी बता रहे हैं, वो कानून व्यवस्था आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, राज्य को आप कर्जे में डाल रहे हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है, बिजली बिल हाफ करने की बात की थी, 400 यूनिट का अड़ंगा लगा दिया है, क्या कहिएगा? सुशील जी, चलिए लगता है मेरा सवाल शायद उनको पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। अनिल जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ हेड हमारे बने हुए हैं, मैं उनसे कमेंट ले लेती हूँ। अनिल जी क्या कहेंगे? कांग्रेस के मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष बातचीत तभी हो पाती है जब दोनों ही अपना अपना पक्ष रखें। लेकिन बुरा तब लगता है कि जब हम अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उसके जवाब के लिए दूसरी पार्टी के प्रवक्ता को रुकना चाहिए। अनिल जी, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता के पास सीमित विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस, और सीमित विकल्प होने के कारण जो है किसान जो जनता है वो छली जाती है। वादे जो करते हैं, चुनाव में वादे करते हैं और आधे अधूरे पूरे किए जाते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ तक छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो जो अभी दोनों पार्टियों ने जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो उन्होंने जन आवाज संकल्प पत्र जी, उसमें एक तो पेंशन का विस्तार किया गया है और दूसरी ओर एक पार्टी ने जो है वो 6,000 रुपए प्रति माह किसानों को देने का वादा किया है। मतलब यहाँ पे कहीं नहीं लगता कि वो उनका निश्चित रूप से स्थायी हल खोजना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, या कोई कल कारखाना खोजना चाहते हैं, या सिंचाई का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं। मतलब कोई स्थायी तो नहीं है उसमें।
ये सिर्फ काम चलाऊ व्यवस्था करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में श्रीवास जी, जनता किस पर यकीन करें? जनता को विकल्प सिर्फ आप दोनों ही पार्टियां दिख रही हैं, कांग्रेस या बीजेपी, और एक ऐसा भी वोटर है जो नोटा को प्रेस करके आता है, एक ऐसा भी वोटर है जो बसपा को चुन लेता है, जेसीसी को चुन लेता है। श्रीवास जी, मौजूदा हालात में जो चीज चाहिए वो सिर्फ सशक्त नेतृत्व और सशक्त नियत और नीति के साथ ही भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। पारुल जी, आपने देखा पाकिस्तान के समय क्या हुआ? अभी सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखा है। आज पाकिस्तान में क्या हाल है, तो उसके विदेश मंत्री थरथर कांप रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत फिर से हमला न कर दे। आरोप तो उस पर भी लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे तो वहां उन्होंने जो राज्य के मुद्दे हैं उस पर बात नहीं की। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को लेकर अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन जो सवाल भूपेश साहब ने किए थे उस पर कोई जवाब नहीं दिए। यानी कि राज्य के मुद्दों में वो इंटरेस्टेड नहीं है आप लोग। भूपेश बघेल जी ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था। हमने तो 1 करोड़ रुपए घोषित किया ना कि आप वो वीडियो लाइए और ले जाइए 1 करोड़ रुपए। आज तक भूपेश बघेल जी ने उसका जवाब नहीं दिया। जनता को भ्रमित करने के लिए दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, और जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो इतने बेबुनियाद सवाल है, कोई उसका आधार नहीं है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जो पुरानी उनकी आदत थी, जब विपक्ष में नेता थे तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अब मुख्यमंत्री 15 लाख लाइए उसका वीडियो, ठीक है सर, 15 लाख लाइए उसका वीडियो आप मांग रहे हैं कि खाते में डालने की बात प्रधानमंत्री ने कही हो तो उसका वीडियो आप ला दे, आप 1 करोड़ रुपए दे देंगे। रोजगार की बात भी प्रधानमंत्री ने कही थी और अब भी वही कह रहे हैं, और अब भी आपके मैनिफेस्टो में है कि वो उसका और कदम आगे बढ़ाएंगे। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से अगर होता है तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बैंड बाजा या फिर ढोल चलाने की बात नहीं कहती। रोजगार का मतलब इनके समय में कुछ और हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के समय सरकारी नौकरी हो जाती है। हमने लगभग 15 करोड़ से 59 लाख लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से कर्ज दिया, कई सारी नियुक्ति की है, उसको रोजगार नहीं मानते हैं तो फिर भगवान मालिक है, सद्बुद्धि से कांग्रेस पार्टी को हमने हमेशा आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आप सभी के माध्यम से लगातार अपने आंकड़े रोजगार के प्रस्तुत किए, हर मुद्दे पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। पदों को भरने की बात भी कांग्रेस कर रही है सर, हम चुनौती दे रहे हैं। अब ऐसा लगता है प्रदेश में बिच्छू पकड़ने के लिए और बंदर पकड़ने की ट्रेनिंग देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता या उनकी सरकार, ये हालत है सर कांग्रेस पार्टी। ये मुझे लगता है अनिल जी, वाकई ये सत्य है, क्योंकि जब पकोड़े की बात होती है या किसी अन्य चीज को लेकर जुमलेबाजियां होती हैं उसको लेकर कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन जब ढोर चराने की या फिर बैंड बाजे बजाने की या फिर अन्य तरह के रोजगार की बात होती है तो वो नौकरी हो जाती है, रोजगार हो जाता है। अनिल जी, दोनों राजनीतिक दल जो है वो इस समस्या का स्थायी निदान चाहते ही नहीं है। यदि स्थायी निदान चाहते तो लोगों को नौकरी मिल जाती। एक इंजीनियर वही सर कि एक इंजीनियर अगर अपना इंजीनियर बन चुका है, पढ़ाई कर चुका है, अगर एक लड़की MBA कर चुकी है, डिग्री होल्डर है, तो क्या उसे ढोर चराने या फिर बैंड बाजा बजाने या पकोड़ा तलना चाहिए? ये दोनों ही पार्टियों के पास जवाब नहीं होता इस चीज का। अनिल जी, मैं एक विशेष बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पारो मैडम जी, कि आज से 4 दिन पहले जो मोदी जी की सभा के 1 दिन पहले हमने अपने चैनल के, अदानी चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह किया था कि छत्तीसगढ़ में जो है लाल आतंक जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोदी जी के 6 अप्रैल के आगमन के पहले कांकेर लोकसभा के अंतर्गत 4 सिपाही मारे गए थे, और उसके बाद 1 दिन बाद धमतरी जिले में 1 सिपाही फिर नक्सलियों ने हिंसा का शिकार हुआ। 2 दिन पहले दंतेवाड़ा में नक्सलाइटों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जो स्कूलों में चिपकाया गया था। उसके बाद जो आज जानकारी मिल रही है कि दंतेवाड़ा के जो बीजेपी के विधायक है उनकी हत्या कर दी गई नक्सलियों द्वारा जो है। तो ये विचारणीय विषय है कि अनादि चैनल जैसा चैनल जो है 1 हफ्ते पहले आगाह कर रहा है सरकार को, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। गौरीशंकर श्रीवास जी से मुझे लगता है इस बारे में बात करनी चाहिए। श्रीवास जी, पहले मीडिया ने उठाया, खुद हमने भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये बात बताई कि आपके क्षेत्र में नक्सलाइट घटनाएं होने की एक्टिविटी समझ में आ रही है। इससे पहले भी घटना हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले भी ये बातें हो रही थी। हमने इस खबर को उठाया था, कांग्रेस तक पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद आज जो ये घटना हुई है, जैसा कि आपने बताया कि दंतेवाड़ा के विधायक जो है उनकी मृत्यु का मामला सामने आया है, वाकई दुखद है, लेकिन ये निंदनीय भी है कि जब बताने के बाद भी एक्टिव नहीं होती है सरकार तो दुख होता है।
देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। कल बीजेपी के कार्यकर्ता की पीट कर थाने में हत्या कर दी गई। 10 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। एक बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। निर्भय जैसे कांड यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने मिल रहे हैं। यहाँ सरकार प्रशासन पे किसी प्रकार की पकड़ नहीं रख पा रही है, ट्रांसफर उद्योग चला रही है। और आज हमारे होनहार विधायक की हत्या कर दी गई है। ये बार बार आपके चैनल पे बोलते रहे कि हमने झीरम में अपनों को खोया है, तो क्या ये उसका बदला है? आज भीमा मंडावी जैसे युवा विधायक की हत्या कर दी गई है। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या बोलना चाहेगी? बड़े शर्म की बात है कि आपके चैनल में उसके मुख्य प्रवक्ता, मुझे लगता है इस मुद्दे को आपको भी और आगे बढ़ाना चाहिए श्रीवास जी, और मैं कोशिश करूंगी कि हमारी तरफ से कोई संवाददाता इस मैटर पर आपसे बाइट ले। फिलहाल समय अब इजाजत नहीं देता कि मैं आगे बढ़ूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल श्रीवास्तव जी हमारे छत्तीसगढ़ हेड जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुशील जी भी हमारे साथ बने हुए थे कांग्रेस से कुछ समय के लिए। संजय श्रीवास्तव जी भी बीजेपी से जुड़े, उनका भी शुक्रिया तमाम बातें करने के लिए। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे जहां मैनिफेस्टो को लेकर सियासत गरमाई हुई है पूरे देश में, जहां दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर सियासत गर्म है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। भला छत्तीसगढ़ के राजनेता कैसे मैनिफेस्टो के मुद्दों को भुनाने से बच लेते? दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो को बारी बारी से भुनाया गया। अब ये आरोप लग रहे हैं कि जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वन मैन शो उस मैनिफेस्टो को कहा जा रहा है। नहीं, एक ही व्यक्ति की सोच को आगे बढ़ा रही है पार्टी। वहीं अगर हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो कवर पेज देखते हैं तो उसको लेकर भी अपनी पीठ थपथपाती है कांग्रेस और कहती है हम निभाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी।